हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जून के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलने वाला है। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में मेंस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप का आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई में। यहां पर दोनों कैटेगरीज में हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे, मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी। मेंस कैटेगरी की जो चैंपियनशिप है वो अपने नाम की है हॉकी तमिलनाडु की टीम ने। आंसर सी हो जाएगा यहां पर। हॉकी तमिलनाडु की टीम विनर रही और इन्होंने फाइनल में हराया है महाराष्ट्र की टीम को और मेंस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अब यहीं पर हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 में अगर हम विमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो विमेंस कैटेगरी का खिताब ओडिशा ने फाइनल में पंजाब की टीम को हराकर जीता है। तो मेंस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल चला जाता है तमिलनाडु को, रनर अप रहा महाराष्ट्र, तो इनको मिलता है सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल दिया गया चंडीगढ़ की हॉकी टीम को। विमेंस कैटेगरी में गोल्ड जीता विनर रही ओडिशा हॉकी, सिल्वर जीता पंजाब की टीम ने और ब्रॉन्ज मेडल दिया गया हरियाणा की हॉकी टीम को। हॉकी इंडिया मास्टर कप पहली बार ही आयोजित किया गया है 2025 में, तमिलनाडु के चेन्नई में यह आयोजित किया गया और आयोजन करवाने वाली संस्था है हॉकी इंडिया। 18 तारीख को यह शुरू हुआ था, 27 जून तक इसका आयोजन किया गया। टूर्नामेंट की विशेषता यह है कि यहां पर अनुभवी खिलाड़ी जो कि सीनियर खिलाड़ी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअल में मेंस कैटेगरी की जो एज लिमिट रखी गई थी वो 40 साल के ऊपर की रखी गई थी, मतलब 40 साल के नीचे के खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 40 साल या उसके ऊपर, और विमेंस कैटेगरी में 35 साल और उसके ऊपर। ठीक है, आप यहां पर इमेज देखेंगे तो सब आपको एजेड ही दिखाई देंगे। तो ये विशेषता थी इस हॉकी इवेंट की। यहां पर आयोजन क्योंकि हॉकी इंडिया ने करवाया तो हम उसकी बात कर लेते हैं। हॉकी इंडिया के पहले इंडिया में हॉकी को गवर्न करने वाली जो बॉडी थी वो कहलाती थी हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोपों के कारण इसको खत्म कर दिया गया था और फिर 2009 में शुरू की गई हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया अब भारत में हॉकी खेलों को गवर्न करती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 2009 में स्थापना हुई और दिलीप तिर्की इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। सेकेंड क्वेश्चन, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस किताब को लिखने का श्रेय दिया जाता है शिखर धवन को। शिखर धवन की बुक है, एक इंडियन क्रिकेटर, काफी फेमस है, आप जानते भी होंगे। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। शिखर धवन के जीवन में उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, उनकी क्रिकेट की जर्नी कैसी रही, लाइफ के जो संघर्ष हैं, चैलेंजेस हैं, वो कैसे रहे, इन सब के बारे में शिखर धवन ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है। इसे अभी पब्लिश किया है हार्पर कुलिंस इंडिया नाम का एक पब्लिशिंग ग्रुप है, इसके द्वारा इसे पब्लिश किया गया। तो ऑटोबायोग्राफी किसकी है, नाम क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी। वैसे देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स की समय समय पर ऑटोबायोग्राफी आया करती है, काफी फेमस भी होती है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो हम यहां पर देख लेते हैं फेमस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी इंडिया में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेइंग इट माय वे, बहुत ही फेमस सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। 28 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। स्ट्रेथ फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। सनी डेज, यह ऑटोबायोग्राफी है सुनील गावस्कर की, इंडियन क्रिकेटर रहे हैं काफी पहले। अनगार्डेड की बात करें, मिताली राज की ऑटोबायोग्राफी है। नो स्पिन ऑटोबायोग्राफी है शेन वॉन की, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ही फेमस स्पिनर गेंदबाज हैं शेन वॉटसन। तो ये ऑटोबायोग्राफी काफी फेमस है, याद रखना।
आगे चलेंगे हम। बोनालू उत्सव या त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन हमें काफी एग्जाम में देखने को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा हमेशा एग्जाम में यही आता है कि बोनालू फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में, बोनालू त्योहार। एक्चुअल में देखिए, बोनालू का अगर हम मीनिंग देखें, तेलुगु वर्ड है वैसे ये, अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है भोजन, है ना। तो क्या होता है इस फेस्टिवल में, स्पेशली महिलाओं का फेस्टिवल है। माता जगदम्बा महाकाली टेम्पल में ये शुरू होता है। तो भगवान जो महाकाली है, भगवती महाकाली, उनके सम्मान में मनाया जाता है। महिलाएं स्पेशली इस दिन क्या करती है कि चावल बनाती है, उन्हें जो मटके होते हैं, जो छोटे छोटी मटकियां होती हैं, उनमें भरती है और मटकियों को पत्तियों से सजाती है, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे। और फिर उस भोग को लगाया जाता है माता जी को, मतलब माता जी को भोग पवाया जाता है। तो इस तरीके से बोनालू त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना का बहुत ही फेमस एक रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में इसे देखा जाता है। इस साल अभी 26 जून को इसकी शुरुआत हुई। हर साल मनाया जाता है और 1 महीने तक यह आयोजित किया जाता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है। तेलंगाना में वैसे तो काफी जगह मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली हैदराबाद और वहां का जो सिकंदराबाद सिटी एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा फेमस है पारंपरिक हिंदू त्योहार बोनालू फेस्टिवल। ठीक है, मनाया कब जाता है? तो हिंदू कैलेंडर पंचाग के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पाषाण महीने में मनाया जाता है, सॉरी पाषाण बोल रहा हूं, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। और ये टाइम पीरियड आता है जुलाई और अगस्त में, है ना। नॉर्मली जुलाई अगस्त में आता है, और कभी कभी क्योंकि आषाढ़ मंथ जून के एंड में लग जाता है, तो ये अभी हमको देखने को मिला है 26 जून को। ठीक है ना। तो ये अभी शुरू हुआ, 1 महीने तक चलेगा, तो जुलाई के एंड तक ये चला जाएगा। कभी कभी ये अगस्त तक आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है आयोजित किए जाने का, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। गोडेस महालक्ष्मी की सॉरी महाकाली की यहां पर पूजा की जाती है। भोजन का भोग लगाया जाता है, स्पेशली जो बनाया जाता है भोजन में या माता जी को भोग स्वरूप, वो क्या होता है? चावल। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग फेस्टिवल भी है। नाम याद रखिएगा, बोनालू फेस्टिवल, कहां पर? तेलंगाना राज्य में। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको यहां पर बता देता हूं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए स्पेशली जीएस के आप 10,000 वन लाइनर को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं काफी बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट ये याद रखें कि प्रीवियस ईयर में आपके एसएससी के जितनी भी एग्जाम्स हुई है, उनको एनालिसिस करके ये 10,000 वन लाइनर आपके लिए स्पेशली जीएस के लिए तैयार किए गए। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इसमें स्टूडेंट स्कोर कर ले जाते हैं एसएससी सीजीएल में, लेकिन जहां पर उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है ना, वो है जीएस का पोर्शन। तो इसीलिए 10,000 वन लाइनर को आप ज्वाइन कीजिए। आपके जीएस के 18+ क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 29 रुपीज में आपको ये अभी के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। आईसीसी द्वारा टेस्ट क्रिकेट के लिए लाए गए स्टॉप क्लॉक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीसी ने क्रिकेट के काफी सारे रूल्स में बदलाव किया है, काफी सारे रूल्स चेंज किए हैं। उसमें एक रूल लाया गया है स्टॉप क्लॉक नियम, है ना, इसमें चेंज किया गया है। अब स्टॉप क्लॉक की बात करते हैं तो यह नियम संबंधित है धीमी ओवर गति को नियंत्रित करने से। जो स्लो ओवर रेट होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक रूल होता है आईसीसी का क्रिकेट में, स्टॉप क्लॉक नियम के नाम से इसे जाना जाता है। आंसर भी हो जाएगा। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आईसीसी ने काफी सारे रूल्स चेंज किए हैं। देखिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। 1 जुलाई 2025 से ये नेक्स्ट मंथ से लागू होंगे। इसमें सबसे पहले बात आती है स्टॉप क्लॉक की। क्या है इसको समझो। क्या होता है कि जब ओवर डाला जाता है तो धीमा ओवर रेट होता है, मतलब एक ओवर फेंकने के बाद दूसरा ओवर फेंकने में बहुत ज्यादा लेट किया है सामने वाली टीम ने, जो फील्डिंग या जिसके पास है वो टीम। तो यहां पर फिक्स कर दिया गया है तीनों फॉर्मेट में
कि भैया फील्डिंग साइड को पिछला ओवर खत्म करने के बाद 60 सेकेंड के अंदर नया ओवर शुरू करना पड़ेगा। वैसे ये नियम अभी तक वनडे और T20 में तो था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं था। तो अब इसको टेस्ट में भी ऐड कर दिया गया है कि पिछले ओवर जब खत्म हो जाएगा तो अगला ओवर जो है वो 60 सेकेंड के अंदर शुरू होना चाहिए। उसकी पहली गेंद ओवर की, नए ओवर की फेंका जानी चाहिए। तो ये हो गया स्टॉप क्लॉक, एक रूल। ठीक है, इसके बाद आती है पेनल्टी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 2 बार फील्डिंग टीम को दी जाएगी वार्निंग, तीसरी बार में उस पर लगाई जाएगी पेनल्टी। सामने वाली बैटिंग टीम को दिए जाएंगे 5 पेनल्टी रन अगर वो ओवर डालने में लेट होती है तो। ठीक है, इसके अलावा सर में चोट वाले जो खिलाड़ी है उनके लिए एक रूल लाया गया है, सब्स्टिट्यूट का एक रूल है। इसमें यह किया गया कि अगर खेलते समय किसी खिलाड़ी के सिर में चोट लग जाती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, वो नहीं खेल सकता, तो ऐसे समय में एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को अपॉइंट किया जाएगा, उसको टीम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यहां पर चीज ये होगी कि मैच शुरू होने से पहले ही अब हर टीम को बताना पड़ेगा कि उनका एक जो प्लेयर का सब्स्टिट्यूट है, जो कि बाहर हमने बिठा रखा है, वो कौन सा प्लेयर होगा। तो ये पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा दोनों टीमों को मैच से पहले। ठीक है ना। और जिनको सिर में चोट लगी है वो नहीं खेल सकते, तो भाई 7 दिन का रेस्ट उनके लिए कंपलसरी किया गया है कि 7 दिन तक ये नहीं खेलेंगे। ठीक है, फिर जो मैचेस होते हैं उसमें बॉल यूजेस के बारे में बताया गया कि बॉल को कैसे यूज किया जाएगा। तो एक वनडे में 2 बॉल यूज की जाएगी, 2 बॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो फील्डिंग टीम है उसको। एक बॉल 34 ओवर तक अधिकतम यूज की जा सकती है और उसके बाद पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 34 ओवर तक। उसके बाद सेकेंड गेंद को यूज करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से वाइड बॉल का भी नियम बनाया गया है कि भाई शुरुआत में जहां से गेंदबाज ने गेंद फेंकना शुरू किया है वहीं से उसकी वाइड की डायरेक्शन देखी जाएगी कि गेंद को वाइड देना है कि नहीं। बीच में अगर कुछ चेंजेस होता है गेंद फेंकने के बाद, गेंद फेंकते वक्त, तो उसको फिर नहीं कंसीडर किया जाएगा। शुरू में जो मूवमेंट है उसके आधार पर वाइड बॉल दी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ नियम बनाए गए हैं। शॉर्ट रन का नियम बनाया गया है कि अगर कोई शॉर्ट रन भग जाता है, जैसे 2 भग गए लेकिन बैट टिकाया ही नहीं था और दूसरा भी रन ले लिया, तो भाई ये किया जाएगा कि बैटिंग स्ट्राइक पर अब कौन रहेगा दोनों प्लेयर में से, ये फील्डिंग टीम डिसाइड करेगी और 5 रन का पेनल्टी लगेगा बैटिंग टीम पर। ठीक है, तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जो चेंज किए हैं आईसीसी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैच आप सभी देखते होंगे तो ये रूल्स वैसे भी काम आते हैं और एग्जाम में ये इंटरेस्टिंग चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है, गवर्न करने वाली संस्था है। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में हेडक्वार्टर लंदन में था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है दुबई में। जय शाह जो कि इंडियन है, अमित शाह के बेटे, ये चेयरमैन है आईसीसी के। और आईसीसी ने, आपको पता है, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था एक रूल के बारे में, बनी हॉप कैच, इसको भी बैन कर दिया है क्रिकेट में। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस या वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को। ठीक है, इसे या तो वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे कह ले या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो एस्ट्रॉइड होते हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाना। इसके अलावा इनको अर्थ से जो क्या होता है, कभी कभी जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये पृथ्वी पर आके भी गिर जाते हैं, इससे काफी नुकसान होता है। कभी डायनासोर भी खत्म हुए हैं हमारी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी से इनकी सुरक्षा करने से संबंधित सारे देशों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब इस पे एक घटना जुड़ी हुई है, एक इवेंट है जिसके सम्मान में या उसकी याद में भी मनाया जाता है। सम्मान तो क्या, याद में मनाया जाता है। तुंगुश्का इवेंट, ये भी एक बहुत ही फेमस इवेंट है। एक्चुअल में सर्बिया, जो कि रशिया के अंडर में आता है वर्तमान में, 1908 में सर्बिया में एक एस्ट्रॉइड गिरा था पृथ्वी की सतह पर, और इससे सर्बिया के उस क्षेत्र में 2150 किलोमीटर स्क्वायर का जो फॉरेस्ट एरिया था वो खत्म हो गया था। तो भाई जो
एस्ट्रॉइड होते हैं ना, उनका आकार कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है। वैसे छोटे तो पृथ्वी के वायुमंडल में आते आते नष्ट हो जाते हैं घर्षण के कारण, लेकिन जो बड़े एस्ट्रॉइड होते हैं वो कभी कभी पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। अब हो सकता है ये रिहायशी इलाकों में आके गिर जाए, कहीं भी आके गिर जाए, और कितना भी बड़ा इनका आकार हो सकता है। सही है, कभी डायनासोर भी खत्म हुए ना, तो सोच सकते हैं आपकी कितना बड़ा आकार होगा। तो इन्हीं के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे के रूप में मनाया जाता है 30 जून को। अभी तक इसकी थीम नहीं आई है, अगर थीम आ जाती तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहली बार इस डे को 2016 में मान्यता दी गई थी। तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, आप इनको बोल लो, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सौर मंडल में, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। स्पेशली तो देखिए सौर मंडल में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन मार्स और जुपिटर के मध्य में एक बेल्ट है जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, इसमें ये घूमते रहते हैं सूर्य के चारों। ठीक है, अब ये कभी कभी पृथ्वी की सतह के अंदर आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अगर उसमें आ गए हैं अंडर में, तो फिर ये पृथ्वी की सतह की तरफ खींचे चले आते हैं। छोटे क्षुद्र ग्रह तो नष्ट हो जाते हैं, है ना, लेकिन बड़े जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। 2029 को यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लानेटरी डिफेंस घोषित किया गया है। तो एक डे, मतलब एक पूरा ईयर एक घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जैसे अगर हम 2025 की बात करते हैं तो ग्लेशियर कंजर्वेशन के रूप में मनाया जा रहा है 2025 यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसके अलावा जो विमेंस फार्मर है उनके ईयर के रूप में भी घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो उसी तरीके से 2029 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस के रूप में घोषित किया है। तो ये 2029 का साल होगा, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी आप इनको बोल सकते हैं, रॉक्स या मेटल की बॉडी, ये होते हैं एस्ट्रॉइड। आगे चलेंगे। जिन रेगुलेशन को प्रभावित करने वाले डीएनए वेरिएंट की भविष्यवाणी करने के लिए अल्फा जीनोम नामक एआई मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? जिन रेगुलेशन को जो इफेक्ट करते हैं ना, उस डीएनए वेरिएंट को समझने के लिए एक एआई मॉडल बनाया गया है अल्फा जीनोम नाम का, और इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है डीप माइंड को। डीप माइंड अगर हम देखें तो गूगल की एक लेबोरेटरी है, गूगल की एक रिसर्च लेबोरेटरी है डीप माइंड। इसने एक नया एआई मॉडल विकसित किया है अल्फा जीनोम नाम का एआई मॉडल, अल्फा जीनोम। देखिए होगा क्या, एआई टूल जो है इस बात का अनुमान लगाने में मदद करेगा कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जिन की जो सीक्वेंसिंग होती है ना, जो जीनोम का चेंजेस है, जो उनके प्रभाव है, उस चीजों का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंसानों की हेल्थ या किसी की भी हेल्थ, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और वो किस तरीके से हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, इस बारे में रिसर्च करने के लिए, इस बारे में समझने के लिए एआई मॉडल अल्फा जीनोम को बनाया गया है। देखिए यहां पर ये समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करेगा। तो ये डीएनए के 98% उस एरिया को एनालिसिस करेगा जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे डीएनए जो कि प्रोटीन नहीं बनाते, क्योंकि 100% में से 2% ही ऐसे हिस्से होते हैं डीएनए में जो कि प्रोटीन बनाने के कोड होते हैं या प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। शरीर में प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन फिर आपको पता है संरचनाएं बनाने के काम आता है, शरीर में अलग अलग संरचनाएं प्रोटीन के माध्यम से बनती है। लेकिन 98% ऐसे डीएनए जो कि जीन्स को कंट्रोल करते हैं या जीन्स को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं, इनको समझने के लिए एआई मॉडल अल्फा जीनोम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रिसर्च लेबोरेटरी डीप माइंड के द्वारा, ठीक है ना। 98% हिस्सा जीन्स को ऑन ऑफ करता है डीएनए का, और इसके अलावा जीन्स को कंट्रोल करता है सही समय पर क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, क्या काम कैसे करना है, ये सब जीनोम को कंट्रोल करने का काम डीएनए का होता है, ठीक है। साइंस जो साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, अभी तक ये 98% हिस्से को डीएनए को समझना इनके लिए बहुत मुश्किल, इसीलिए अब पर्टिकुलर एआई लाया गया है, एआई मॉडल डेवलप किया गया अल्फा जीनोम के नाम का। डीएनए क्या होते हैं? अगर हम बॉडी में डीएनए देखें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए कहलाता है शॉर्ट में,
है ना, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जिसमें जीन्स होते हैं, और डीएनए ही जीन्स को कंट्रोल करता है, उनको चलाता है, हमारे शरीर को चलाता है, उसकी ग्रोथ को देखता है, जो रिप्रोडक्शन होता है उसको देखता है। ये सारा काम डीएनए के द्वारा किया जाता है। और अब बात होती है अगर प्रोटीन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर की संरचना बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन का काम, बाल बनाना, त्वचा बनाना, है ना, मांसपेशियां बनाना, ये सारे काम प्रोटीन ही करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जैसे हार्मोन्स वगैरह, ये सारे काम प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, तो जो एआई मॉडल डेवलप किया गया है डीएनए की संरचना को समझने के लिए, उसके लिए इसका नाम है अल्फा जीनोम। डेवलप किसने किया? तो इसे डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है रिसर्च लेबोरेटरी डीप माइंड को। और ये किसकी लेबोरेटरी है? जो कि जेनेटिक म्यूटेशन को समझने में हमारी मदद करेगी। ये है गूगल की लेबोरेटरी डीप माइंड। इसने डेवलप किया है एआई मॉडल अल्फा जीनोम को। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डीप माइंड गूगल की रिसर्च लेबोरेटरी है, एआई के क्षेत्र में काम करती है। 2010 में स्थापना की गई थी और लंदन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय को। देखिए हो क्या रहा है ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में ट्रेड बंद है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इंडिया में अपने सामान को, माल को सप्लाई करने के लिए वो शेल कंपनियों का यूज कर रहा है, और सऊदी अरब, खाड़ी देशों इधर से अपना माल भारत भेज रहा है, ये दिखाकर कि भाई ये तो सऊदी अरब का माल है या किसी और का माल है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से वो अपने जो माल है उसको इंडिया में खपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई ट्रेड बंद है। और आपको पता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ठीक है, अब वो समझने को तो तैयार है ही नहीं, आतंकवाद उसको फैलाना ही है। तो ठीक है, हमने बंद कर दिया पूरा ट्रेड, कोई भी ट्रेड पूरी तरीके से बंद है। तो उन्होंने क्या किया कि शेल कंपनियों के माध्यम से अपना माल इंडिया भेजना शुरू किया। अब उस माल को डिटेक्ट करने के लिए और ये क्रम तोड़ने के लिए जो भारत की राजस्व खुफिया निदेशालय है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया वो है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है, इसके तहत 9 करोड़ का सामान सीज किया गया है पाकिस्तान का, जो कि वो इलीगल तरीके से इंडिया में लेकर आ रहा है। ऑपरेशन के तहत काफी सारी शेल कंपनियों की पहचान की गई जो कि इलीगली इस तरीके से ट्रेड कर रही थी, उन सभी को बंद किया गया। और पाकिस्तान क्या कर रहा था कि यूएई का सामान बताकर अपने सामान को इंडिया का जो न्हावा शोआ पोर्ट है मुंबई में, यहां पर लेकर आ रहा था। तो ऑपरेशन चलाकर इसको कर दिया गया है पूरी तरीके से ब्लॉक। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें, भारत का सबसे बड़ा एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, भारत की सबसे बड़ी। स्थापना की गई थी 1957 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? पहले हम आंसर ले लेते हैं, फिर समझेंगे ग्रीन डेटा सेंटर क्या है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है या किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब देखिए डेटा सेंटर को समझिए। डेटा सेंटर जहां पर डेटा रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। डेटा किसी का भी डेटा हो सकता है ना, डिजिटल हमारा डेटा हो सकता है, आधार या कोई भी बैंक का डेटा, पैन कार्ड का डेटा या अदरवाइज जो भी XYZ जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो डेटा है। सही है, तो डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना और उसे ट्रांसफर करना, यह काम होता है डेटा सेंटर का। और अब इसके लिए लगेंगे क्या? पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग टूल्स। तो इन सबको एक साथ रखा जाता है और फिर उसमें डेटा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। यह हो गया डेटा सेंटर। अब ऐसे डेटा सेंटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज करेंगे, है तो डेटा सेंटर पर इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज करेंगे और इसके अलावा पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेस्ट जो है ना बहुत पर्यावरण को नुकसान करता है, इन्वायरमेंट को नुकसान करता है। तो अगर वो कम से कम या ना के बराबर नुकसान पहुंचाएगा इन्वायरमेंट को, तो फिर वो हो गया ग्रीन डेटा सेंटर। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा,
और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करेगा। तो ग्रीन डेटा सेंटर, तो इस तरीके का इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है एक इंडियन आईटी कंपनी के साथ मिलकर, लेकिन जो सेंट्रल की संस्था इन्वॉल्व है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। अभी ये बनाया जा रहा है, तो 2027 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। काम शुरू हो गया है, 2027 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की एक पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनी रत्न का स्टेटस है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कार्य करती है। 1974 में सीईएल की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। हाल ही में किन दो देशों ने दशकों के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? पीस एग्रीमेंट हुआ है दो देशों के मध्य। ऑलमोस्ट 1990 से दो देशों के मध्य में लगातार वॉर की कंडीशन थी। यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा, दोनों ही सेंट्रल अफ्रीका के देश है। आप समझ रहे, 1990 के बाद से इनके मध्य में वॉर जैसी कंडीशन है लगातार। तो अब इनके मध्य में एक पीस ट्रीटी हुई है दोनों देशों के मध्य में। देखो लोकेशन देखने जाएंगे अगर हम मैप पर, तो पहले देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सबसे बड़ा देश दिख रहा होगा आपको सेंट्रल अफ्रीका में, और इसके पास आपको देखने को मिलेगा ये इधर अगर आप चलेंगे तो ये बुरुंडी है और ये रवांडा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा, इन दो देशों के मध्य में हमको ये कॉन्फ्लिक्ट 30-35 साल से देखने को मिल रहा था और अब ये खत्म हुआ है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। तो इसकी अगर हम नेबर कंट्रीज देखें तो काफी सारी हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, इधर से आते हैं युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, इधर से तंजानिया भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से टच होता है, लेकिन इनके दोनों के मध्य में एक झील है जिसे कहा जाता है लेक तंजानिका लेक, या तंजानिका लेक के नाम से ये जानी जाती है। तो ये भी टच हो जाता है लेक को अगर हम साइड कर लें तो। फिर मलावी, जाम्बिया, अंगोला देखने को मिल जाएगा। इधर आएंगे तो रिपब्लिक ऑफ द कांगो, कांगो भी दो हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की यहां पर बात हो रही है। एक तो ये हो गया, और दूसरा देश जो यहां पर इन्वॉल्व है वो है रवांडा। अगर आप यहां पर देखेंगे ये रवांडा, रवांडा से टच होता है युगांडा, इधर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, और इधर से आते हैं तो तंजानिया। ये चार देश टच होते हैं रवांडा से। अब रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मध्य में काफी समय से विवाद था। इस विवाद को अब खत्म किया गया है एक पीस ट्रीटी के माध्यम से, और पीस ट्रीटी के लिए मध्यस्थता की है अमेरिका और कतर ने। इन दोनों देशों ने मिलकर दोनों के मध्य में शांति सुलह करवाई, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर जो रवांडा के सैनिक थे 3 महीने के अंदर वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को छोड़कर जाएंगे। क्योंकि भाई देखिए जितना भी मुद्दा है और जितना भी विवाद है ना, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो मिनरल्स एरिया हैं उनके लिए, क्योंकि काफी बड़ा मिनरल्स एरिया देखने को मिलता है इस देश में। तो रवांडा की सरकार के माध्यम से हमेशा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के खिलाफ काम किया जाता है, युद्ध किया जाता है, और बहुत सारे विद्रोही गुट जो कि रवांडा के, वो भेजे जाते हैं रवांडा की सरकार के समर्थन से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। अब ये खत्म होगा, दोनों देशों के बीच में सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, जॉइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा, दोनों देशों के मध्य में ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में काफी सारे मिनरल्स के एरिया हैं। M23 विद्रोही गुट ये बनाया था रवांडा ने, और ये गुट के लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के काफी सारे मिनरल एरिया को कब्जा करके बैठे हुए। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल कि बांग्लादेश या फिर हम देख लें पाकिस्तान कोई ऐसा विद्रोही गुट बनाता है और इंडिया के ऊपर खिलाफ काम करता है और वो इंडिया को कब्जा करने लगते हैं, तो अब सी बात है युद्ध की स्थिति बनेगी। अगर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का मिनरल एरिया देखें ना, तो लगभग 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यू के मिनरल्स है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। ठीक है, एक तो नाम इतना बड़ा है और लेना भी बार बार पड़ रहा है इसका नाम, ठीक है।
तो समझ में आ गया आपको कि विवाद क्यों है रवांडा और डीआरसी के मध्य में। अब डीआरसी बोलूंगा मैं, समझ जाना, ठीक है ना। डीआरसी की बात करें, सेंट्रल अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, किंशासा इसकी कैपिटल है। और इसके अलावा रवांडा की बात करें तो ये अफ्रीका का ही देश है, किगाली जिसकी कैपिटल है, और यहां के प्रेसिडेंट है पॉल कागामे। याद रखना, दोनों देशों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पेरू के लीमा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हमको देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत में आगरा में, जो कि हमको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य में। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ठीक है, इसका साउथ एशिया का रीजनल सेंटर बनेगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसको मंजूरी दी है। पोटैटो और पोटैटो की जितनी भी वेराइटीज है उन पर शोध के काम किए जा सकेंगे, उन पर रिसर्च के काम किए जा सकेंगे, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए यहां पर काम किया जा सकेगा। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां है? पेरू के लीमा में। और इसका साउथ एशिया का रीजनल सेंटर कहां बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है आगरा में। तो यह भी समझ में आ गया, पेरू के लीमा में है, यह भी यही काम करता है, पोटैटो की वेराइटी का जितने भी वेराइटीज है उन पर रिसर्च के लिए काम करता है। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी यही करेगा, आगरा में जो बनेगा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है, हेडक्वार्टर पेरू के लीमा में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ठीक है, भारत में ICAR के अंतर्गत यह काम करता है, ये इंडिया का है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। पोटैटो की किस्मों पर रिसर्च और डेवलपमेंट का इसका काम है। 1949 में यह पटना में स्थापित हुआ था, लेकिन 1956 के बाद अब इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है शिमला में, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का। डन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो यहां पर आपको तीन चीजें पता चल जाएगी। एक तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू के लीमा में, इसका रीजनल सेंटर कहां खुलेगा? आगरा में। और हमारे पास जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? शिमला में, ठीक है। तो यहां पर 30 जून के हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर इसके पहले ये देख लेते हैं कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर कहां है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में, बता ही चुका हूं वैसे, और डायरेक्टर हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह। चलिए रिवीजन देख लेते हैं। तलखन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? PC महालनोबिस। 27 जून को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई, किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो यह है टाटा ग्रुप। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था के द्वारा शुरू की गई? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में सदस्य देशों को जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर लगाने का या रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया गया? तो ये 5% का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। भारत का पहला समुद्री क्षेत्रीय NBFC कंपनी कौन सी बनी है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अध्यक्ष को नियुक्त की गई? तो यह नियुक्त की गई जू जियानी। चर्चा में रही इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग तकनीक किससे संबंधित है? तो यह जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लेस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस देश ने भेंट किया था? फ्रांस ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओजोन परत को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई और उनके सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया?
राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आराम से पढ़ लो, ठीक है, बड़े क्वेश्चन है। आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट में। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।